ये उस समय की बात है जब महात्मा बुद्ध अपने आश्रम में अपने सभी शिष्यों को उपदेश दिया करते थे। बुद्ध की ख्याति न केवल उनके शिष्यों में अपितु दूर दूर के नगरों में, राजाओं में भी फैली हुई थी। सभी उनका बहुत मान सम्मान किया करते थे। उनके बताए मार्ग पर चलने का सदैव प्रयास करते थे। एक बार महात्मा बुद्ध एक नगर में उपदेश देने पहुंचे हुए थे। उस नगर में सभी लोग उनसे प्रभावित थे। जब ये बात उस नगर में पता चली कि बुद्ध आए हैं, ये बात पूरे में तुरंत फैल जाती है और तब बुद्ध के आगमन पर सैकड़ों लोगों की भीड़ उमड़ जाती है। दूर दूर से सभी उनसे मिलने और उनके उपदेश सुनने आए हुए थे। बुद्ध के मुख का तेज ऐसा था कि सभी उनकी तरफ खिंचे चले आते थे। जब महात्मा बुद्ध उस नगर में पहुंचते हैं तो सभी उनका स्वागत करते हैं। उस नगर में एक बुद्ध का और शिष्य था जो उनसे बहुत अधिक प्रभावित था। बुद्ध के आगमन से उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो बहुत ही अधिक प्रसन्न था। बुद्ध के आने पर सभी नगरवासी उनके बैठने की व्यवस्था खुले मैदान में कर देते हैं। महात्मा बुद्ध वहां जाकर अपना आसन ग्रहण करते हैं और सभी लोगों को उपदेश देना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे और लोग वहां आने लगते हैं। कुछ देर बाद वो शिष्य भी बुद्ध की सभा में आ जाता है और उनका उपदेश सुनने लगता है। सभी नगर के लोग बड़ी ही ध्यान से बुद्ध का उपदेश सुन रहे थे। वो उसमें पूरी तरह लीन थे। कुछ ही देर बाद उस नगर के राजा का रथ भी वहां उस मैदान के बाहर आकर रुकता है। वो भी बुद्ध से काफी प्रभावित थे। उनके बताए मार्गों पर चला करते थे। जब राजा वहां पहुंचते हैं तो उस शिष्य की दृष्टि राजा पर चली जाती है। अब राजा को देख शिष्य ये सोचता है कि नगर के राजा यहाँ पधारे हैं, उनके सम्मान में उठना और उनका स्वागत करना उचित है। हमें उनका सम्मान करना चाहिए, किंतु यहाँ बुद्ध भी बैठे हैं। इस तरह उठना उनका अपमान होगा। शिष्य को लगता है कि इस समय बुद्ध का भी उपदेश चल रहा है। इस तरह सभा में उठना अर्थात बुद्ध के उपदेश में खलन डालने के समान है। मेरे कारण सभी को समस्या हो। क्या मेरा इस तरह उठना उचित होगा? अब उस शिष्य के भीतर ये प्रश्न घूमने लगता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे और क्या नहीं। वहीं दूसरी तरफ राजा भी आगे बढ़ते आ रहे थे। वो पूरी तरह अभी दुविधा में था कि क्या करे और क्या नहीं। तभी शिष्य के भीतर से उत्तर आता है कि वो तो इस नगर के राजा हैं, इसमें कोई संदेह नहीं कि हमें उनका आदर सत्कार करना चाहिए, किंतु महात्मा बुद्ध का स्तर तो एक राजा से भी उच्च है। वो पूरे समाज का, संसार के कल्याण के हेतु हर कार्य करते हैं। वो पूरे समाज के, संसार के कल्याण हेतु हर कार्य करते हैं, सबका भला सोचते हैं, हम सबका मार्गदर्शन करते हैं। और आज जहाँ मैं उपस्थित हूँ वो बुद्ध का संघ है। वो हर तरह से इन सब पर विचार करता है और तब वो राजा के सामने से जाने पर उनके सम्मान में खड़ा नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ सभा में बैठे अन्य सभी लोग राजा के सम्मान में खड़े होते हैं। राजा ये देख लेता है कि सभी यहाँ उसके सम्मान में खड़े हैं, किंतु वो शिष्य बैठा हुआ है। ये देख राजा उस समय क्रोध से भर जाता है, लेकिन उस शिष्य से कुछ नहीं कहता और बुद्ध का उपदेश सुनने बैठ जाता है। बुद्ध ये पूरा दृश्य देख उस शिष्य के भीतर की पूरी बात समझ जाते हैं। उपदेश पूरा होने तक सभी वहां ध्यान से बुद्ध के उपदेशों को सुन रहे थे। कुछ समय बाद जब महात्मा बुद्ध का उपदेश पूरा होता है तो सभी नगर के लोग उन्हें एक एक करके प्रणाम करते हैं और उपदेश हेतु उनका आभार प्रकट करते हैं और धीरे धीरे एक एक करके जाने लगते हैं। राजा बुद्ध के जाने से पूर्व उन्हें अपने यहाँ भोजन के लिए आमंत्रित करता है और सम्मान पूर्वक बुद्ध को भोजन पर ले जाता है और अपने यहाँ भोजन करवाता है। भोजन करने के पश्चात राजा पूरे मान सम्मान के साथ बुद्ध को विदा करता है और तब महात्मा बुद्ध भी आश्रम के लिए
प्रस्थान कर जाते हैं। बुद्ध तो लौट जाते हैं, किंतु राजा के मन से ये बात अभी तक नहीं जाती है कि जब सबने भरी सभा में मुझे सम्मान दिया, इस समय उस शिष्य ने क्यों ऐसा नहीं किया। राजा के भीतर अब तक ये सब चल रहा था। राजा को इस बात का उत्तर चाहिए था, और तब वो अपने मंत्री द्वारा उस शिष्य के यहाँ पे यह आदेश भिजवाते हैं कि कल सुबह उसे राजा के दरबार में उपस्थित होना है। जब मंत्री यह आदेश शिष्य को देकर आता है, तब वो शिष्य समझ जाता है कि राजा ने उसे क्यों बुलवाया है, किंतु वो कुछ नहीं कहता और आने के लिए हामी भर देता है। अगले दिन जब सुबह सुबह शिष्य राजा के महल की तरफ जा रहा होता है, तब नगर में सभी उसे देख ये कहते हैं कि उसने राजा का उस दिन अपमान किया है, जरूर उसके दंड हेतु उसे बुलाया गया है। इस तरह की कई बातें नगर में चल रही थी। शिष्य सबकी बातें सुन रहा था, लेकिन उसने किसी की बात का कोई उत्तर नहीं दिया था। वो शुरू से ही स्वभाव का बहुत शांत था, और बुद्ध का शिष्य बनने के बाद वो और भी उनसे प्रभावित होकर इस मार्ग पर बढ़ जाता है जहाँ उसके भीतर धैर्य, विनम्रता का वास हो जाता है। वो एक मुस्कान लिए शांतिपूर्वक महल की ओर बढ़ता जा रहा था और सबकी बातों को अनसुना कर रहा था। शिष्य जब महल पहुंचता है, तब वो दरबार में राजा के समक्ष जाकर खड़ा हो जाता है और अपने जूते निकाल दोनों हाथ जोड़ राजा को प्रणाम करता है। ये देख राजा पूछता है कि उस दिन तो तुमने उस सभा में मुझे सम्मान नहीं दिया और आज यहाँ दे रहे हो। क्या उस समय तुम्हें ये ज्ञात नहीं था कि मैं एक राजा हूँ? राजा की इस बात पर शिष्य बड़ी ही विनम्रता के साथ ये कहता है कि महाराज, मुझे उस दिन भी ये भली भांति ज्ञात था कि आप राजा हैं, और आज भी ये याद है। सम्मान तो हृदय में होना चाहिए, ना कि दिखावटी। यदि मेरे हृदय से दिए गए सम्मान में आपको कोई कमी दिखे तो आप कहें, किंतु मैंने सदैव आपको हृदय से सम्मान दिया है, आपको माना है, सदैव आपके प्रति आदर का भाव रखा है और सदैव रहेगा। ये सुन राजा कहता है कि किंतु उस दिन तुम मेरे सम्मान में खड़े क्यों नहीं हुए? ये सुन शिष्य कहता है कि महाराज, क्योंकि उस दिन मैं जिसके समक्ष बैठा हुआ था वो तो पूरे संसार के राजा हैं। यदि मैं उनके समक्ष इस तरह खड़ा होता तो ये उनका अपमान होता। आप स्वयं सोचें, जिनका आप स्वयं इतना सम्मान करते हैं, मैं कैसे फिर उनका अपमान कर सकता हूँ, जो सदैव हमें सही राह दिखाते आए हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं, सत्य की राह पर चलने के लिए हमें प्रेरित करते हैं, और उनके दिए गए उपदेशों ने ही हमें सही राह दिखाकर हमारे जीवन को सरल बनाया है। तब मैं कैसे उनका अपमान करता? उस शिष्य की ये बात सुन राजा बहुत प्रसन्न हो जाता है। राजा ये देख हैरान हो जाता है कि एक शिष्य ने उसे कितनी बड़ी बात सिखा दी है, जो आज तक वो स्वयं न समझ पाया। जो सीख उसे प्रजा में देनी चाहिए वो इस शिष्य ने दे दी। इतनी कम उम्र में हर किसी के भीतर ये धैर्य, ये सहनशीलता नहीं मिलती, ये शालीनता नहीं मिलती। और तब शिष्य की इस सूझबूझ को देख राजा कहता है कि तुमने सही कहा, वो संसार के राजा हैं, उनका सम्मान सर्वोपरि है। और तब वो शिष्य की सोच की तारीफ करते हुए स्नेह देते हैं और फिर शिष्य वापस लौट जाता है। यहाँ राजा बुद्ध के साथ ही उनके शिष्य से भी बहुत प्रभावित हो जाता है। वो ये देख समझ जाता है कि इस शिष्य ने सही मायने में बुद्ध की शिक्षा को स्वयं में उतार लिया है, यही उसे भी सीखना चाहिए। अतः इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें सदैव शिक्षा लेने के साथ उसे सही तरह स्वयं के भीतर उतारना भी चाहिए। यदि आपका सही ज्ञान दूसरों को सही राह दिखाता है, उसका मार्गदर्शन करता है, तो वो सही मायने में सही ज्ञान है। इसलिए सदैव सही निर्णय लेते हुए आगे बढ़ें जो उचित हो। यदि आप सही हैं, फिर आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आशा करते हैं ये बात आप समझे होंगे। धन्यवाद। जब महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश देते थे तो हमेशा ऊपर स्थान पर बैठा करते थे
और उनके शिष्य नीचे बैठते थे। एक दिन महात्मा बुद्ध हमेशा की तरह अपने सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। उन्हीं दिनों एक नया शिष्य बुद्ध के संग में सम्मिलित हुआ था। वह अभी बुद्ध के संग में किसी भी नियम को नहीं जानता था। सब कुछ उसके लिए उस आश्रम में बिल्कुल नया था। तो जब महात्मा बुद्ध सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे, उनके उसी एक नए शिष्य ने यह देखा कि महात्मा बुद्ध हमेशा ऊपर बैठा करते हैं और सभी नीचे। ऐसा क्यों? यही सोच एक दिन उसने यही प्रश्न बुद्ध के समक्ष रख दिया। वो बुद्ध से कहता है कि हे तथागत, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। बुद्ध कहते हैं कि पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारा? शिष्य कहता है कि आप सदैव उपदेश देते समय ऊपर क्यों बैठते हैं? और केवल आप ही नहीं, मैंने बचपन से ये देखा है कि कोई भी साधु संत हो या महात्मा हो, सभी जब भी उपदेश देते हैं तब वो हमेशा ऊंचे स्थान पर बैठते हैं और उपदेश सुनने वाले उनके सभी शिष्य नीचे। ऐसा क्यों होता है तथागत? उनके ऊपर बैठने और हमारे नीचे बैठने में फर्क क्या है? ऐसा भेदभाव क्यों होता है? शिष्य की बात सुन महात्मा बुद्ध कहते हैं कि उपदेश देते समय किसी भी तरह के विचारों का आदान प्रदान का कार्य नहीं किया जाता है, और ना ही ये कोई माध्यम है जहां व्यक्ति स्वयं की विद्वत्ता दूसरों पर थोपे। यहां तो बस आपका मार्गदर्शन किया जाता है। और रही बात तुम्हारे प्रश्न की, उसका उत्तर देने से पूर्व मुझे एक बात बताओ, क्या कभी तुमने तेज बहती धारा के झरने में पानी पिया है? बुद्ध के प्रश्न पर शिष्य कहता है कि जी तथागत, बहुत बार पिया है। तब महात्मा बुद्ध कहते हैं कि तो जब तुम उस समय उस झरने से पानी पी रहे थे, उस समय तुम्हारी स्थिति क्या थी? इस पर शिष्य कहता है कि उस समय मैं बहुत प्यासा था और पानी पीकर मुझे आनंद की अनुभूति हुई। फिर महात्मा बुद्ध आगे पूछते हैं कि और उस झरने की क्या स्थिति थी? तब शिष्य कहता है कि वो झरने का पानी ऊपर से गिर रहा था। बुद्ध कहते हैं कि तुम कहां खड़े थे? शिष्य कहता है कि मैं उस झरने के नीचे खड़ा था। तब महात्मा बुद्ध कहते हैं कि बस यही सत्संग के समय होता है। यदि किसी भी मनुष्य को अपने जीवन का रस सत्संग रूपी झरने से लेना है, उसे समझना है, उसका आनंद लेना है, तो नीचे ही बैठना पड़ता है, क्योंकि झरना ऊपर से नीचे आएगा, ना कि नीचे से ऊपर जाएगा। इसे इस तरह समझो कि यदि किसी भी शिष्य को ज्ञान अर्जित करना है तो उसे अपने भीतर का सारा अहंकार खत्म करना होगा, क्योंकि कभी कोई भी व्यक्ति अहंकार या जोर जबरदस्ती करके शिक्षा नहीं ले सकता। इन दोनों का ही त्याग कर तुम ज्ञान अर्जित कर सकते हो। शिष्य कहता है कि परंतु ऐसा क्यों तथागत? तब महात्मा बुद्ध कहते हैं कि ज्ञान ऐसी चीज है जो कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, सदैव आपको कुछ न कुछ सिखाती है, सही गलत समझने में मदद करती है। शिक्षा से आप एक अलग दृष्टि से सब कुछ देखते हैं। यदि व्यक्ति अपने स्वभाव में विनम्रता लेकर आता है तो ये उसके लिए लाभदायक है, और उस स्थिति में व्यक्ति तब उचित तरीके से ज्ञान की बातें सीख सकता है। ऊपर या नीचे बैठने में कोई भेद नहीं है, लेकिन जिस तरह व्यक्ति झरने के ऊपर खड़े होकर ठीक से पानी नहीं पी सकता, उसी प्रकार वो अहंकार के साथ शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता। स्वयं के भीतर सब कुछ खाली करके ही वो शिक्षा ले सकता है। शिष्य अब महात्मा बुद्ध की बातें
समझ जाता है और कहता है कि मैं आपकी बात समझ गया हूं तथागत। बुद्ध उसे कहते हैं कि सदैव स्मरण रखना, चाहे कोई भी हो, ज्ञान देने वाले का स्थान हमेशा शिक्षा देने वाले से ऊंचा होता है, क्योंकि वो आपका मार्गदर्शन करता है, इसलिए उनका स्थान ऊंचा रखना चाहिए। जब ये बातें आप ध्यान में रख लेंगे तो उस दिन से आपके विचार एक से दूसरे व्यक्ति तक सही ढंग से पहुंच पाएंगे। अतः बुद्ध के जीवन की इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति को सदैव स्वयं को भीतर से खाली कर, हर अहंकार का त्याग कर, स्वयं को नीचे रख शिक्षा लेनी चाहिए। तब आप बेहतर तरीके से ज्ञान ले सकते हैं। धन्यवाद।